हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब लोग। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है क्या गैमेटोजेनेसिस। ये बहुत ही कंसेप्चुअल है एंड बहुत इम्पोर्टेंट है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गैमेटोजेनेसिस होता है मतलब बायो में क्या है, हर वर्ड में मीनिंग छिपा हुआ रहते हैं। अब गैमेट मतलब क्या होते हैं, जो गैमेट का रिलीज होता है, एंड जेनेसिस मतलब क्या होते हैं, फॉर्मेशन। सो उससे क्या बनते हैं, गैमेटोजेनेसिस, दैट मीन्स गैमेट का फॉर्मेशन। एंड जो गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का फॉर्मेशन जो होता है वो मेल के केस में भी होता है एंड फीमेल के केस में भी होता है। सो मेल के केस में जो होते हैं दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब गैमेट जो मेल के केस में जो फॉर्मेशन होते हैं दैट मीन्स स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस, जो क्या किस में होते हैं, मेल्स में होते हैं। एंड oogenesis किस में होते हैं, फीमेल्स के केस में होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, ओवम का फॉर्मेशन होता है। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये बहुत ही सिंपल है। मतलब oogenesis जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट स्पर्मेटोजेनेसिस जो है बहुत ही इजी है। सो क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस, जैसे कि हमने पहले भी देखा, मतलब क्या है, स्पर्म का प्रोडक्शन करना। अब देखो, अब जो मेल के केस में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या था, टेस्टिस प्रेजेंट था। सो मैं यहाँ अब ड्रॉ करके समझाऊंगी। देखो ये स्क्रोटम था, इसमें क्या था, टेस्टिस प्रेजेंट था। अब ये टेस्टिस में अगर टेस्टिस का हम एनाटॉमी देखेंगे, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी सारी एनाटॉमी बहुत ही डिटेल में बता रखी है, बस यहाँ पे एक बार रिकैप कर लो कि क्या है, ये टेस्टिस है। टेस्टिस के बाहर क्या था, आउटर कवरिंग क्या था, एपिडर्मिस था। सो टेस्टिस को अगर हम एनाटॉमी देखेंगे, मतलब टेस्टिस को अगर अंदर जाके देखेंगे तो क्या है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर नजर आएंगे जिसमें क्या है, बहुत सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट है। कितने थे, 250 समथिंग ऐसे थे। एंड क्या था, इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफरस टिब्यूल प्रेजेंट था। ये क्या था, ये था हमारा सेमिनिफरस टिब्यूल, जो क्या करते थे, जो स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहे थे उस स्पर्म के प्रोडक्शन को यहाँ रेटिटेस्टिस था वहां तक लेके ला रहे थे। सो अब सेमिनिफरस टिब्यूल्स जो होते हैं, फिर हम क्या किए थे, इसको भी फिर अगर अंदर से देखे थे, मतलब इसको भी अगर जूम करते हैं, सेमिनिफरस टिब्यूल को भी अगर हम जूम करते हैं, सो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखते हैं। मतलब ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर दिखते हैं, जहां बाहर क्या प्रेजेंट थे, बाहर थे स्पर्मेटोगोनिया एंड अंदर क्या थे, अंदर था साटोली सेल। जो क्या करते हैं, साटोली सेल का काम क्या होते हैं, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। एंड बाहर जो ये वॉल प्रेजेंट थे, ये जो था इसको हम क्या बोलते हैं, ये था क्या, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया। सो यहाँ पे क्या हुआ, पहले स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ। सो सबसे पहले क्या ऑकर्स इन द वॉल्स ऑफ सेमिनिफरस टिब्यूल, दैट मीन्स सेमिनिफरस टिब्यूल्स के वॉल में सबसे पहले स्पर्म का प्रोडक्शन होते हैं। देन क्या होते हैं, ये स्पर्मेटोगोनिया जो बनते हैं, मतलब सेमिनिफरस टिब्यूल में जो ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही है जिसकी वजह से स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहे हैं। सो क्या है, स्पर्मेटोगोनिया का जो प्लॉइडी है वो कितना था, 44 प्लस XY प्रेजेंट था। मतलब कितने थे टोटल, ह्यूमन में क्रोमोसोम कितने प्रेजेंट होते हैं, 46 होते हैं। और एंड ये क्या पढ़ रहे हैं, मेल पढ़ रहे हैं। सो 44 प्लस XY, मतलब मेल के केस में XY प्रेजेंट होते हैं एंड फीमेल के केस में XX प्रेजेंट होते हैं। ये तो बेसिक है। सो ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, 44 प्लस XY। अब जब माइटोसिस किया, अब याद करो, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये जो टॉपिक है ये पढ़ने के लिए सेल डिवीजन का बेसिक नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेल डिवीजन के लिए मैंने एक डिटेल लेक्चर बनाई है, डिटेल भी बनाई है, देन वन शॉट में भी बना रखी है, जो 45 मिनट्स के है, जहाँ पे मैंने सारी चीजें कवर की है। सो अगर तुमने नहीं पढ़ा तो प्लीज चेक इट एंड आ जाओ अभी लेक्चर में। सो क्या है, यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया था 44 प्लस XY। अब क्या किया, जब माइटोसिस हुआ, माइटोसिस के केस में क्या होता था, पेरेंट सेल का जो क्रोमोसोम नंबर था एंड जो डॉटर सेल का क्रोमोसोम नंबर था वो सेम था। सो क्या हुआ, यहाँ भी जो स्पर्मेटोगोनिया बना, सो क्या हुआ, डबल हुए, मतलब दो बने एंड 44 प्लस XY। एंड डबल कहाँ पे हो रहे थे, जैसे सेल साइकिल में बहुत सारे इवेंट होते हैं, G1 S G2 M, देन M पे जाते हैं, तो S फेज में क्या होते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं, मतलब डबल हो जाते हैं। सो उसी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे डबल हो गया, मतलब 44 प्लस XY थे, प्लॉइडी सेम है बट क्या हुआ, नंबर डबल हो गए, डॉटर सेल। देन ये क्या हो गया, इसको हम इसलिए क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज। इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज।
देन नेक्स्ट क्या आया, यहाँ से क्या हुआ, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट का इंक्रीज हुआ। एंड क्या हुआ, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया जिसका प्लॉइडी कितना है 44 प्लस XY। अब क्या है, अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रोथ फेज। ये हो गया क्या हमारा ग्रोथ फेज, मतलब ग्रो कर रहे हैं। एंड देन क्या होते हैं, देन मियोसिस में जाते हैं। एंड सेल साइकिल में जैसे कि हमने पढ़ा कि माइटोसिस होते हैं एंड मियोसिस होते हैं। अब जो मियोसिस होते हैं, मियोसिस के केस में क्या होते हैं, वो उसको हम क्या बोलते थे, इक्वेशनल डिवीजन। मतलब क्या था, पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल का जो क्रोमोसोम नंबर था वो बिल्कुल सेम था। बट यहाँ मियोसिस के केस में क्या हो रहे हैं, डॉटर सेल में आके क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहा है, दैट मीन्स रिड्यूस हो रहे हैं। सो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। देन क्या हुआ, जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 के थ्रू गया, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना जो जिसका प्लॉइडी कितना है 22 प्लस X है। एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और एक बना जिसका प्लॉइडी है 22 प्लस Y। एक में X बना, एक में Y बना, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब मियोसिस 2 करेगा, मतलब पहले क्या होते थे, मियोसिस 1 होते थे जहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स होते थे, जैसे जहाँ मतलब अगर सेल साइकिल डिवीजन पढ़ोगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। देन अब मियोसिस 1 के बाद क्या है, मियोसिस 2 जब आएगा, सो मियोसिस 2 का जो भी प्रोसेस था वो किसके सिमिलर था, वो माइटोसिस के सिमिलर था। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसलिए जो क्रोमोसोम का नंबर है वो सेम है, मतलब 22 प्लस X है। एंड देखो स्पर्मेटिड का जो प्लॉइडी है ये भी 22 प्लस X ही है, ये भी 22 प्लस X है। सो ये क्या हो रहा है, मियोसिस 2 हो रहा है जिसका प्रोसेस किसके सिमिलर है, माइटोसिस के जैसे है। सो क्या हुआ, अब यहाँ और एक बना मतलब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जहां से क्या हुआ, मियोसिस 2 से स्पर्मेटिड बना, ये 22 प्लस X बना, 22 प्लस Y बना। सो ये जो स्पर्मेटिड बना, ये स्पर्मेटिड आप क्या करेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। एंड स्पर्मियोजेनेसिस करके स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिखाया मैंने कि ये स्पर्मियोजेनेसिस करते हैं। एंड जिसकी वजह से क्या होते हैं, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। यहाँ भी ऐसा हुआ, ये भी स्पर्मियोजेनेसिस करके स्पर्मेटोजोआ बनाया। एंड इधर भी ऐसे ऐसे बना। अब देखो अब क्या हो रहे हैं, ये जो स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू स्पर्मेटोजोआ बना, अब ये क्या करेंगे, ये सटोली सेल में जाके धस जाएंगे, एम्बेडेड हो जाएंगे। जैसे देखो कोई चीज हमने बनाई, अब स्पर्म तो बन गए, स्पर्म बन के तैयार है, बट क्या है, स्पर्म को तो आगे भी ट्रैवल करना है। अगर हमें किसी जगह ट्रैवल करना है तो उसके पहले मम्मी हमको क्या करते हैं, खाना पीना मतलब खिला के भेजती है ताकि हम अच्छे से जाके काम कर पाए। सो उसी तरह सेल में भी क्या है, यहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था। एंड ये जो सटोली सेल था, ये सटोली सेल क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। सो इसलिए जो स्पर्म सेल बने, मतलब जो स्पर्मेटोजोआ बना, वो जाके यहाँ पे एम्बेडेड हो जाएंगे। एंड जब यहाँ पे एम्बेडेड होंगे तो क्या करेंगे, ये सटोली सेल इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, दैट मीन्स खाना प्रोवाइड करेंगे, ताकि ये आगे जाके अच्छे से काम कर पाए, मतलब आगे बहुत रास्ता ट्रैवल कर पाए। क्योंकि क्या है, स्पर्म को तो बहुत रास्ता ट्रैवल करना है। सो यहाँ पे ये हो गया। सो इसलिए क्या है, यहाँ सटोली सेल में जाके एम्बेडेड होते हैं। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया कि जो इमोटाइल स्पर्मेटिड होते हैं, ये मोटाइल स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होते हैं। एंड ये जो कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं क्या, स्पर्मियोजेनेसिस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है, कुछ कुछ टर्म ऐसे है, मतलब क्या उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आते हैं, जैसे स्पर्मियोजेनेसिस हो गया, देन इजैकुलेशन एंड इंसेमिनेशन में कंफ्यूजन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, ऐसे बहुत सारे टर्म्स ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब क्या हुआ, मतलब सटोली सेल में जाके उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड की, जिसकी वजह से क्या हुआ, इमोटाइल जो स्पर्म था वो मोटाइल हो गया। एंड अगर मोटाइल होंगे तो क्या आगे रास्ते ट्रैवल कर पाएंगे। सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। सिंपल है, कुछ दिक्कत नहीं है। देन अब स्पर्मियोजेनेसिस के बाद क्या हुआ, ये जो स्पर्म का हेड है ये सटोली सेल में एम्बेडेड हुआ। एंड फाइनली क्या है, रिलीज होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। ये जब एम्बेडेड हो गए, देन इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से रिलीज हो रहे हैं, मतलब क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से अब निकल रहे हैं। एंड ये जो निकलने की जो प्रोसेस है, इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। एंड क्या है, और दो टर्म जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इजैकुलेशन एंड इंसेमिनेशन। सो इजैकुलेशन मतलब क्या है, मतलब मेल बॉडी से जब लिबरेशन ऑफ स्पर्म होता है, दैट मीन्स जब स्पर्म का लिबरेशन सिर्फ मेल बॉडी से लिबरेट होते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, इजैकुलेशन। एंड इंसेमिनेशन मतलब क्या होता है, जब फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट पे वो पहुंच जाते हैं, इसको बोलते हैं क्या, इंसेमिनेशन। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसेमिनेशन क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। सो ये हो गया क्या हमारा
सारे टर्म्स के बारे में एंड हमने क्या देख लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस। बहुत सिंपल है, क्या क्या है सबसे पहले याद करो, ये टेस्टिस था। टेस्टिस के अंदर अब एनाटॉमी देखे तो इसके अंदर हम गए थे, इसके अंदर क्या था, बहुत सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स था। कितने था, 200 to 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स था, जिसके अंदर क्या था, मतलब ये कमरा जैसे है, कमरे में घर में कैसे लोग रहते हैं, सो ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल था, ऐसे 250 कंपार्टमेंट ऐसे ऐसे प्रेजेंट थे। इसके अंदर क्या प्रेजेंट था, इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट था, जो कितने होते थे, 1 से 3 होते थे, एनसीईआरटी में गिवन है। देन क्या है, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को अगर हम जूम करके देखेंगे सो उसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट रहते हैं जो स्पर्म की फॉर्मेशन करते हैं, एंड सटोली सेल क्या करते हैं, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। देन ये हमने देखा। देन अब हम स्पर्मेटोगोनिया से कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है इसके बारे में हम डिटेल में देखा, जिसको हम बोलते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट मीन्स स्पर्म का प्रोडक्शन। सो क्या हुआ, यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया था जो कि 44 + XY था, ये फिर माइटोसिस में गया। माइटोसिस मतलब इक्वेशनल डिवीजन होता है। देन क्या बना, देन यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया बना, 2n बना, इसका भी 2n प्लॉइडी है, इसका भी 2n है। देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, मतलब साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जब इंक्रीज हुआ सो ये बना। देन जब मियोसिस में गए तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, जिसका प्लॉइडी कितना है, 22 + X है एंड 22 + Y है। देन इससे अब क्या हुआ, मियोसिस 2 के थ्रू X दोनों बने एंड यहाँ से Y दोनों बने, ये Y है, सो ये दोनों बन गए। देन यहाँ से क्या बना, यहाँ से स्पर्मेटोजोआ बना, एंड क्या हुआ, फाइनली जो स्पर्मेटोजोआ जो बने, ये क्या हुआ, फिर वहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज जो हुआ, उस रिलीज की जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। सो ये हमने देख लिया। अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्पर्म की स्ट्रक्चर, मतलब स्पर्म कैसे दिखने में कैसे होते हैं। सो स्पर्म तो जैसे कि हाँ मैंने दिखाई, ये बहुत ही सिंपल डायग्राम है। अब अगर हम मतलब डिटेल में देखेंगे तो स्पर्म कुछ इस तरह का दिखते हैं। ये है क्या, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये जो स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्या क्या है, एक हेड है, एक क्या है, नेक है, एंड क्या है, मिडिल पीस है, एंड नेक्स्ट इज टेल है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया, यहाँ जगह नहीं है तो छोड़ते हैं। सो हेड है, नेक है, मिडिल पीस है एंड टेल है। सो क्या है, जो मतलब स्पर्म जो होते हैं, इसका जो आउटर कवरिंग होते हैं, मतलब स्पर्म क्या है, एक टाइप ऑफ सेल ही है। अब सेल का जो आउटर कवरिंग होते हैं, सो ऑब्वियसली हम सब जानते हैं, हम सेल सबने पढ़े हैं कि सेल का जो आउटर कवरिंग होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। सो स्पर्म भी एक सेल है, सो इसका भी आउटर कवरिंग क्या है, इसका आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। देन क्या है, इसके अंदर एक्रोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिसमें क्या है, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे देखो यहाँ कैप दिख भी रहे हैं। सो जो एक्रोसोम होते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइड, इनर साइड पे प्रेजेंट होते हैं, एंड ये एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं कि स्पर्म लाइसिन। सो ये क्या करते हैं, ये मतलब ओवम के वॉल को ब्रेक करते हैं, मतलब स्पर्म रिलीज हुआ। अब स्पर्म का काम क्या है, फर्टिलाइज करना, मतलब ओवम पे जाके एम्बेड होगा, देन वहां से फर्टिलाइज करेगा। बहुत सारी चीजें होती है, मतलब चेंजेस होती है, फर्टिलाइज होगा, देन क्लीवेज होगा, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो ये जो ओवम के अराउंड जो मतलब धस रहे हैं, स्पर्म जाके जब ओवम के अंदर गया, सो क्या किया, ये जो स्पर्म लाइसिन जो होते हैं एंजाइम, ये ही ओवम के वॉल को ब्रेक करने में मदद करते हैं। अगर वॉल को ब्रेक करेंगे तभी ना अंदर जा पाएंगे, नहीं तो ऐसे घर, अगर मान लो कोई घर है, उस घर के अगर हम दरवाजे नहीं खोलेंगे या तोड़ेंगे नहीं तो क्या हम अंदर जा पाएंगे, नहीं ना। सो उसी तरह स्पर्म भी क्या करते हैं, स्पर्म में स्पर्म लाइसिन प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, वॉल को ब्रेक करते हैं एंड वो अंदर जाते हैं। ठीक है, अंदर चले गए, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए। सो ये हो गया किसका काम, स्पर्म लाइसिन का काम, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो एक्रोसोम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये जो है यहाँ पे ये एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं, एंड न्यूक्लियस में क्या है, हैप्लॉइड डीएनए भी प्रेजेंट है। जैसे कि दिखाइए, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है जहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होते हैं, एंड क्या होते हैं, यहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। 2 टाइप ऑफ सेंट्रियोल होते हैं, मतलब स्पर्म की सेल में 2 काइंड ऑफ सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। एक होता है क्या, डिस्टल सेंट्रियोल, एंड एक होते हैं क्या, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। सो डिस्टल सेंट्रियोल कौन सा है, इस वाले जो पोर्शन है यहाँ पे जो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, ये होते हैं क्या, डिस्टल सेंट्रियोल, एंड जो साइड में प्रेजेंट होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। एंड हेड वाला कौन सा पोर्शन है, ये ऊपर से कैप लाइक स्ट्रक्चर जितने, मतलब यहाँ तक जितने स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं क्या, हेड। एंड इसके बाद से बीच वाला जो पोर्शन है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया, ये वाला पोर्शन, मतलब ये वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं क्या, नेक।
अब नेक के बाद क्या आते हैं, मिडिल पीस आते हैं। अब मिडिल पीस में क्या है, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, जो क्या होते हैं, जो स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। जैसे कि मैंने डायग्राम में भी दिखाया कि जो मिडिल पीस होते हैं, यहाँ पे ये जैसे स्ट्रक्चर दिखाया मैंने, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। एंड माइटोकॉन्ड्रिया कितने होते हैं, 25 to 30 होते हैं, जो स्पाइरली कॉइल्ड होके प्रेजेंट रहते हैं, जिसका काम क्या होते हैं, मतलब देखो अगर माइटोकॉन्ड्रिया की हम सिंपल सी बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। दैट मीन्स ये क्या करते हैं, एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। सो यहाँ भी स्पर्म में भी क्या है, एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसको आगे जाना है, बहुत दूर ट्रैवल करनी है। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं स्पर्म की मूवमेंट के लिए, मतलब स्पर्म की मूवमेंट के लिए ये एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, ये हो गया क्या, मिडिल पीस। देन क्या आते हैं, देन यहाँ नीचे से एक पार्ट आते हैं, ये पूरा पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, टेल लेज जैसे स्ट्रक्चर है। सो ये क्या करते हैं, ये स्पर्म की व्हिपलेस मूवमेंट के लिए मदद करते हैं, मतलब फास्ट मूवमेंट के लिए ये स्ट्रक्चर मदद करते हैं। एंड ये टेल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, जो इसको सपोर्ट करते हैं, मतलब टेल को सपोर्ट करते हैं। जैसे देखो ह्यूमन के केस में भी साइटोस्केलेटन मतलब क्या है, बोन्स प्रेजेंट है, जो क्या करते हैं, हम इस ऐसे खड़े हैं किसके लिए, बोन्स के लिए हम ऐसे खड़े रह पा रहे हैं। सो उसी तरह मतलब टेल में भी टेल को सपोर्ट करने के लिए एंड उसको आगे तक ले जाने के लिए एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, एक्सियल फिलामेंट, जो क्या करते हैं, टेल की सपोर्ट करते हैं। सो ये हमने देख लिया क्या, स्पर्म का पूरा स्ट्रक्चर। सो ये हो गया। एंड अब एनसीईआरटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक सवाल भी बहुत आते हैं, सो अच्छे से करना है। ये जैसे कि यहाँ पे लिखा मैंने, नोट है एनसीईआरटी में, ये डाटा जो गिवन है ये याद रखना है। जैसे देखो अगर इजैकुलेशन होता है, इन वन इजैकुलेशन 2.5 to 5 लीटर ऑफ सीमेन नॉर्मली निकलते हैं। क्या है, एनसीईआरटी में लिखा है, अगर इजैकुलेशन के टाइम पे 2.5 to 5 मिलीलीटर इजैकुलेशन मतलब होते हैं, कम्स आउट नॉर्मली, देन इन अ हेल्दी इंडिविजुअल इसमें कितने स्पर्म होते हैं, 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। ठीक है, अब सीमेन जो निकाला वहाँ पे स्पर्म प्रेजेंट है। सो जो स्पर्म कितने होंगे, 200 to 300 मिलियन स्पर्म, मतलब एक हेल्दी इंडिविजुअल में। अगर वो हेल्दी नहीं होगा तो फिर उससे कम हो सकते हैं। सो क्या है, अगर नॉर्मल फर्टिलिटी करना है, सो उसके लिए क्या है, इसमें से मतलब 200 to 300 मिलियन स्पर्म में से 60%, एटलीस्ट 60% का क्या होना चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज होनी चाहिए। मतलब फर्टिलाइजेशन अगर करना है, सो इन 200 to 300 मिलियन स्पर्म में से 60% का नॉर्मल शेप एंड साइज होनी चाहिए। एंड इस 60% में भी कितने परसेंट, एटलीस्ट 40% शुड हैव विगोरस मोटिलिटी। अगर ये कंडीशन होगा तभी क्या, मतलब नॉर्मल फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। अगर किसी का जो है 40% जो स्पर्म है वो विगोरस मोटिलिटी नहीं शो करते, देन क्या है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सो ये मेनली काम किसका, ये सब क्या हो रहे हैं, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये अच्छे से देखना है। क्या क्या पढ़ा हमने, जो एक इजैकुलेशन में 2.5 to 5 मिलीलीटर सीमेन निकलते हैं, जिसमें से कितने स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, 200 to 300 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 60% को अगर नॉर्मल शेप एंड साइज होगा तो ही वो क्या कर सकेंगे, फर्टिलाइज कर सकेंगे। एंड सिर्फ नॉर्मल शेप एंड साइज होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इस 60% नॉर्मल शेप एंड साइज वाले स्पर्म में से भी अगर 40% जो है अगर विगोरस मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, देन जाके क्या है, ये फर्टिलाइज कर सकते हैं, मतलब उसमें ये कैपेसिटी होगा फर्टिलाइज करने की। सो ये हमने देख लिया क्या, पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में एंड स्पर्म की स्ट्रक्चर हमने देख लिया। सो ये आज यहाँ तक ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम oogenesis के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि क्या है, अगर इस वीडियो में मैं oogenesis का मतलब स्टार्ट कर दूँ, सो वो बहुत बड़ा है। मतलब oogenesis अगर तुम समझोगे, वहाँ से मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी जो है कंसेप्ट आ जाता है, देन वो टॉपिक बहुत ही बड़ा है। सो आज यही तक रखते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, oogenesis के बारे में। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो, कीप सपोर्टिंग मी। अगर वीडियो अच्छे लगे, अगर समझ में आ रहे हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो एंड ऑल द वेरी बेस्ट।